हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएससी एचए चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे डी प्लस स्पेशल एजुकेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। बट ये सभी बच्चों के लिए, चाहे वो पीआरटी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो टीजीटी की तैयारी कर रहा हो, जहाँ जो है वो जो स्पेशल एजुकेटर की किसी भी पोस्ट के लिए अपनी जो है वो प्रेपरेशन कर रहा है, उन सभी के लिए ये वीडियो जो है वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि इन वीडियो में ये एक वीडियो है आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके आगे भी जो है वो इनके लेकर आएंगे क्लासेस आप सभी के लिए। तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साथ में कॉन्सेप्ट भी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डीटी प्लस बी के हैं। बट ये आपको सभी, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से बनते हैं, ऐसा नहीं है कि जो अदर स्टेट वाले क्वेश्चन है वो डिफरेंट तरीके से होंगे। कॉन्सेप्ट इसी में से, क्योंकि आपको पता है 21 डिसेबिलिटी है, और जो आरपीडब्ल्यूडी में 21 डिसेबिलिटी दी गई है, उसमें से ही क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट हम सभी जानते हैं, उन नेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने सिलेबस जो है वो आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं, तो वो टॉपिक्स हमारे सभी के लिए सेम रहेंगे। बट उसका लेवल थोड़ा सा जो है वो पीआरटी के लिए थोड़ा सा लो हो जाएगा, टीजीटी के लिए थोड़ा सा उससे हाई हो जाएगा, और अगर हम पीजीटी लेवल में जाएंगे तो उसके लिए थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। बस यही चीज़ों का जो है वो डिफरेंस होगा, बाकी और कोई इस तरीके का आप लोगों ने नहीं लेकर चलना है कि ये मैम टीजीटी की है, पीजीटी की है, पीआरटी की है, किसकी है। सो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश जो है वो करनी है। और इसी के साथ अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आप सभी को इस वीडियो में और जो आने वाली वीडियोस होंगी इसी के साथ रिलेटेड, वो आपको बाइलिंगुअल मिलेगी, मीन्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंटेंट जो है वो मिलेगा, क्वेश्चंस भी, और उसकी जो एक्सप्लेनेशन दी गई हैं अकॉर्डिंग टू द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो डिसेबिलिटी के रिलेटेड जो मैंने पेपर लिया है उसमें ज़्यादातर जो है वो उसी के रिलेटेड है, उनकी करेक्टरिस्टिक से रिलेटेड है। और साथ में जो है वो और भी कुछ जो है वो हमारे अंडरस्टैंडेबल जो है वो, कि जिस चीज़ को हम अंडरस्टैंड कर सके उसके रिलेटेड हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कुछ जो है वो क्वेश्चंस हम अंडरस्टैंडिंग के बेस में है, तो उन सभी को जो है वो आज से जो है वो हम इन वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। होप अगर आप लोगों को पसंद आई, अच्छी लगी, तो आप लोग जो है वो फीडबैक दीजिएगा, जो भी कुछ कमियां होंगी उसके बारे में भी बताइएगा, और इसको आगे हम जो है वो इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आई तो अभी हम जो है वो चलते हैं क्वेश्चंस पर। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो मैंने डाला है, होप सभी को जो है वो ये पसंद आएगा। और आप लोगों ने ये इंश्योर करना है कि पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अच्छे से देखना है, और फीडबैक अपनी जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देनी है। सो अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। यस, तो यहाँ के स्पेशल एजुकेटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ द नॉर्मल क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड दैट अ माइनर वूल में रिजल्ट इन फैटल ब्लीडिंग इज नोन है। मीन्स जो रक्त का धक्का है उसके बनने की समस्या होती है, मीन्स रक्त का धक्का नहीं जमता है, और चाहे छोटा सा भी घाव हो, बहुत ज़्यादा खून बहता है, तो जो है वो ये किस डिसेबिलिटी में जो है वो इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। तो आप लोग अगर देखेंगे तो ये जो है वो हमारा आंसर, मैं आप लोगों को यहाँ देखो तो आपको डायरेक्ट जो है वो आपको कोई ना कोई वर्ड्स देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने आरपीडब्ल्यूडी का लास्ट में शेड्यूल लिखा हुआ है जिसमें पूरी डिसेबिलिटी को एक्सप्लेन किया गया है, वहां से डायरेक्ट इसको उठाया है। तो देखो फेटल ब्लीडिंग जो है वो वहां दिया गया है, तो डायरेक्ट जो है वो आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे अगर हमने आरपीडब्ल्यूडी की किस डिसेबिलिटी को अच्छे से देख लिया। तो इसका आंसर जो है वो हेमोफीलिया है, कि हेमोफीलिया इन हेरिटेड जो है वो क्या है, डिजीज है, जिसमें क्या होता है मेनली जो है वो क्या होती है, मेल को होती है, बट ट्रांसमिट जो है वो वुमेन से होती है अपने मेल चिल्ड्रन में। और ये जो है वो क्या होता है, इसमें नॉर्मल क्लॉट एबिलिटी मीन्स जैसे कुछ हमारे कट लगता है तो हमारे जो खून है वो जम जाता है। बट इन इस केस में
अगर इस तरीके की डिसेबिलिटी है तो उसमें जो नॉर्मल क्लॉट है वो नहीं बनता है ब्लड का। ब्लड बहुत ज़्यादा छोटे से घाव में भी बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो बहता है। तो ये जो है वो क्या हो किस तरीके की डिसेबिलिटी है? हेमोफीलिया। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट इसी के साथ जो बाकी है, आप लोगों को याद रखना है कि हमारे जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसमें 3 जो है वो क्या है ब्लड डिसऑर्डर दिए गए हैं। कौन से आप लोगों ने याद रखने के लिए आप इसको याद रख सकते हैं। जब हम ब्लड देखते हैं तो हम बोलते हैं शिट, ठीक है, आई को आपने निकाल देना है। एस से सिकल सेल डिजीज है, एच से हेमोफीलिया जो अभी हमने देखा कि जिसमें ब्लड जो है वो क्लॉटिंग नहीं बनती है, और तीसरी हमारे पास क्या है? थैलेसीमिया है। अब हमने हेमोफीलिया के हमें पता चल गई कि इसमें जो है वो ब्लड क्लॉट जो है वो नहीं बनते। अब थैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज क्या होते हैं उसको भी हम देखेंगे, और साथ ही साथ में ये तीनों ब्लड, और अगर मैं बात करूं क्योंकि बच्चे बोलेंगे पीआरटी में क्या पूछा जाएगा, इसमें ये पूछा गया, तो पीआरटी में पूछा जा सकता है ब्लड डिसऑर्डर कौन से हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये नहीं है कि सिर्फ यही पूछा जाए ब्लड डिसऑर्डर, उनके करेक्टरिस्टिक्स भी आपको हो सकता है थैलेसीमिया की पूछ ले, हो सकता है वो सिकल सेल डिजीज की पूछ ले। तो आपको सारी डिसेबिलिटी तो आपको याद रखनी ही रखनी है कि क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो अभी हम बात करते हैं अपने यहाँ थैलेसीमिया की। तो थैलेसीमिया भी एक तरीके का इनहेरिटेड जो है वो ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एब्सेंस होता है हीमोग्लोबिन, मीन्स बहुत ज़्यादा जो है वो आयरन की मात्रा इसमें देखने को मिलती है। ये भी क्वेश्चन बना है कि किस डिसेबिलिटी में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मीन इसमें जो है वो एक तरीके से ब्लड को भी ट्रांसमिट करना पड़ता है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि किस डिसेबिलिटी में जो है वो फ्रीक्वेंटली ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूजन करने की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स हमें बार बार जो है वो ब्लड को ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड को बदलना पड़ता है। तो ये किस डिसेबिलिटी में होता है? थैलेसीमिया में होता है। आप लोगों ने इसको भी जो है वो क्या कर लेना है, याद रख लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड ब्लड डिसऑर्डर जो कि क्या है? सिकल सेल डिजीज। तो सिकल सेल डिजीज जो है वो क्या है? हीमोलिटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। ये क्या होता है? अगर हम आम तौर पे बात करें तो हमारा जो ब्लड है वो इस तरीके के सर्कल शेप में होता है, और रेड ब्लड सेल हमें पता है, वाइट ब्लड सेल हो, इस तरीके के जो है वो ब्लड सेल हमें देखने को मिलते हैं। और ये रेड ब्लड सेल जो है वो जब इस तरीके की शेप ले लेते हैं, अर्ध मून जैसी शेप, तो ये क्या होते हैं कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें, वेसल्स के अंदर में वो स्टिकी हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। ये जो सर्कल वाले हैं वो इजीली फ्लेक्सिबल तरीके से मूव कर जाते हैं हमारे ब्लड में, ऑक्सीजन हमारे पूरे ब्लड को जो है वो पहुंचाते हैं। बट अगर इस तरीके की स्थिति आ जाती है, जो हमारे ब्लड की रेड ब्लड सेल की शेप इस तरीके की हो जाती है, तो वो हार्ड स्टिकी हो जाते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके मीन्स जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाती हैं? स्टक हो जाती हैं इन अ स्मॉल ब्लड वेसल्स। ये जो है वो इस तरीके की शेप होगी, तो ये वेसल्स के अंदर स्टक हो जाएंगे, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है उसको सप्लाई जो है वो कम कर देंगे, ठीक है। पूरे डिफरेंट पार्ट्स में जो हमारी ऑक्सीजन है वो इन्हीं के थ्रू जो है वो पहुंचती है, तो वो ऑक्सीजन जो है वो पूरी तरीके से नहीं पहुंचेगी। तो ये क्या होगा? इसमें लो हीमोग्लोबिन होगा। और अगर हम ये इस डिसेबिलिटी के बारे में बात करें तो इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन अटैक जो है वो आते हैं, वीकनेस हो जाती हैं, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन रहता है, और इसमें क्या है? डैमेज टू ऑर्गन। तो ये क्या है? ऑर्गन को डैमेज कर देती है अगर हमने इसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट जो है वो नहीं किया है। तो ये भी क्या है? हमारे पास ब्लड डिसऑर्डर है। अब जो है वो फोर्थ ऑप्शन जो है वो दी गई है आपके पास में, ये हिंदी में दिया गया है, आप लोग जो है वो इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? पार्किंसंस डिजीज। तो ये क्या है? आप लोगों को जो पीआरटी वाले हैं वो बोलेंगे कि क्या क्वेश्चन बनेगा, तो इसमें आपको ये पूछा जा सकता है प्रोग्रेसिव डिजीज कौन सी है, आपको 3-4 ऑप्शन दे दी जाएंगे। तो आप लोगों ने याद रखना है ये आरपीडब्ल्यूडी के अंतर्गत जो है वो इसको प्रोग्रेसिव डिजीज ऐसे ही बोला गया है, तो आपको स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। तो पार्किंसंस डिजीज जो है वो प्रोग्रेसिव डिजीज है, और ये नर्व सिस्टम के साथ रिलेटेड है,
मस्कुलर जो है वो रिजिडिटी हो जाती है, स्लो हो जाते हैं, इम्प्रूव जो मूवमेंट है वो इतने इम्प्रिसाइज होते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा इफेक्ट करती है मिडिल एज या एल्डर पीपल को, जो बुजुर्ग होते हैं उनको ये जो है वो अफेक्ट करती है। इनमें जो है वो क्या होता है, जो बेसल गिलिया है ब्रेन के अंतर्गत, वो डेफिशिएंट जो है वो उसमें देखने को मिलती है न्यूरोट्रांसमिट डोपामाइन में। ये किसकी है, पार्किंसन डिजीज की। तो हमने 21 डिसेबिलिटी में अगर हम बात करें तो अभी हमने जो है वो 4 डिसेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर लिया। तो होप आप सभी को ये क्लियर हो गया हो। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं है तो आपने क्या करना है, अपने नोट्स में बना लेना है कि जैसे सिकल सेल डिजीज में क्या चीज़ें होती हैं, थैलेसीमिया में क्या है, हमने देखा हेमोफीलिया में क्या होता है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप इसको रिवाइज करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ये अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में भी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो इसी तरीके से डिस्कशन मिलेगी, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी साथ में क्लियर हो, ना कि सिर्फ आंसर ही पता हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु कैन ओनली लर्न सेल्फ केयर, सोशलाइजेशन एंड द ओरल कम्युनिकेशन स्किल। तो अगर हम आईडी की बात करें, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इनको मेंटली चैलेंज भी बोला जाता है, तो उसमें एक तो हम आईक्यू के हिसाब से देखते हैं, दूसरा जो है वो उनको 3 तरीके के जो बांटा जाता है वो ये चीजें हैं, एजुकेबल, ट्रेनेबल एंड अ कस्टडियल। ये 3 कंडीशन में जो है वो उनको भी जो है वो क्लासिफाई किया जाता है। तो अगर हम बात करें इसकी, ये इसका आंसर के में बाद में आएंगे, तो पहले जो एजुकेबल है, ठीक है, एजुकेबल मीन जिनको हम एजुकेशन, जिनका आईक्यू जो है वो 50 to 70 में बीच में रहता है, वो क्या है, एकेडमिकली अप टू प्राइमरी लेवल तक जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंट, सेमी इंडिपेंडेंट होते हैं, मीन्स इसमें किसी तरीके की उनको डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, ये हमारा एजुकेबल है। तो यहाँ जो क्वेश्चन में जो है वो बात की जा रही है कि किन्हें जो है वो सेल्फ केयर की जरूरत पड़ती है। सेल्फ केयर में जिन्हें जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जिनको कस्टडी में जो है वो क्या है, जिनको सेल्फ केयर हमें बताना पड़ता है। कस्टडियल वाले तो जो है वो बिल्कुल दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे, वो अपनी सेल्फ केयर या कम्युनिकेशन स्किल भी जो है वो बहुत कम होती हैं। बट ट्रेनेबल जो होते हैं उनको जो है वो हम सेल्फ केयर सिखाते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है, कम्युनिकेशन उनको जो है वो सिखाया जाता है। तो यहाँ जो है वो इसका आंसर क्या है, ट्रेनेबल है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि एजुकेबल जो होते हैं उनका आईक्यू क्या होता है, वो एकेडमिकली जो है वो लर्न कर सकते हैं और सेमी इंडिपेंडेंट होते हैं। बट जो ट्रेन है उनका आईक्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली 35 to 49 रहता है, बट वो एकेडमिकली इतना बेनिफिट जो है वो नहीं ले पाते हैं। उनके लिए जो है वो क्या होता है, सेल्फ केयर हमें सिखानी पड़ती हैं, डेली लिविंग स्किल के लिए आईपी बच्चे लेते हैं जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, सोशलाइजेशन उनको करवाया जाता है, टीचर भी उनकी जो है वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्या होती है, डेली लिविंग स्किल्स कराई जाती है। इसीलिए तो जो है वो एक्टिविटी डेली लिविंग जो है वो इन बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। और ओरल कम्युनिकेशन में फोकस किया जाता है, और वोकेशनल ट्रेनिंग, क्योंकि एकेडमिकली इतना ज़्यादा वो बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, तो इसीलिए उनको जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो ट्रेनेबल मेंटली चैलेंज है उनके लिए हम सेल्फ केयर हो गया, डेली लिविंग स्किल हो गया, सोशलाइजेशन के बारे में हो गया, ओरल कम्युनिकेशन हो गया, एंड वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो हम देते हैं। नेक्स्ट आते हैं कस्टडियल। सो कस्टडियल में जो है वो क्या होता है कि बिलो 35 होता है, ठीक है, इनको जो है वो क्या होती है, लाइफ लॉन्ग सुपरविजन की, मीन्स कोई ना कोई इनके साथ जो है वो रहना ही होता है, कि मीन्स ये डिपेंडेंट होते हैं दूसरों के ऊपर। कैन नॉट इंडिपेंडेंटली लर्न मोस्ट डेली एक्टिविटी, मीन्स इनको ये नहीं है आपके एडीएल ये इंडिपेंडेंटली हम सिखा दे एक बार तो ये जो है वो सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इनके लिए सुपरविजन की कोई ना कोई जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो है वो क्या है, कस्टडियल मेंटली चैलेंज। तो ये आप लोगों ने देख लिया। तो इसका आंसर हमने देखा कि कौन सा है, ट्रेनेबल है, जहाँ जो है वो हमें सेल्फ केयर एंड ओरल कम्युनिकेशन जो है वो स्किल सिखाते हैं। इसका आंसर सेकंड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच टाइप ऑफ
children have tendency to develop a fear association with the personal and a school problem. सो अगर हम बात करें, ये अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। अगर आप विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करो तो वो किसी तरीके की ऐसे नहीं है कि उनको फियर होगा विद पर्सनल एंड स्कूल प्रॉब्लम के साथ। या हियरिंग इम्पेयरमेंट अगर हम बात करें तो उनको ज़्यादा क्या आप लोगों को देखने को मिलता है कि वो पर्सनली स्कूल प्रॉब्लम साइन लैंग्वेज के साथ रिलेटेड होती हैं, बट इस तरीके की चीज़ें नहीं देखनी। बट जो इमोशनली डिस्टर्ब्ड बच्चे होते हैं उनमें जो है ये चीज़ें जो है वो डेवलप हो जाती हैं, उनको स्कूल प्रॉब्लम हो, पर्सनल जो है वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। और मेंटली चैलेंज जो है वो अभी हमने देखा, तो अभी हम इसमें देखेंगे कि विजुअल इम्पेयर जो है वो क्या है, जो कि आपके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में दी गई हैं, उसी से ये चीज़ें उठाई गई हैं ताकि आप लोगों के लिए रिवीजन हो सके और चीज़ों को अच्छे से देख सको। सो ब्लाइंडनेस जो है वो इसमें विजुअल इम्पेयरमेंट में दो चीज़ें दी गई हैं, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। और ब्लाइंडनेस क्या है, जो टोटली एब्सेंट है या जिनकी विजुअल इक्विटी जो है वो कितनी है, लेस देन 3/660 एंड लेस देन 10 इज इक्वल टू 200 स्नेलन चार्ट के ऊपर। और इसमें क्या है, लिमिटेशन फील्ड ये भी पूछा जाता है कि किसमें जो है वो लो विजन में कितना है और ब्लाइंडनेस में कितना जो है वो क्या है, फील्ड ऑफ विजन है। सो फील्ड ऑफ विजन जो है वो आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर हम ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो एंगल जो है वो लेस देन 10 डिग्री होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे वो पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, किसी की लेवल का क्वेश्चन हो, ऐसा क्वेश्चन बनता है कि एंगल जो है वो फील्ड ऑफ विजन जो है वो विजुअल इम्पेयर में ब्लाइंडनेस में कितना है और लो विजन में कितना है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि 10 डिग्री, लेस देन 10 डिग्री जो है वो ब्लाइंडनेस में है, ठीक है। नेक्स्ट लो विजन में अगर हम बात करें तो लो विजन में लेस देन 40 डिग्री अप टू 10 डिग्री। इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि दो डिजिट आपको देखने को मिल रही है, लेस देन 40 डिग्री और अप टू 10 डिग्री, ठीक है। ये फील्ड ऑफ विजन है, ये पूछा जाता है। और इसमें लो विजन में क्या होता है कि पार्शली होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, 6 to 18 लेस देन, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। और इसमें डिफ़िकल्टी अगर हम बात करें तो क्या आती है, ठीक है, जैसे उसमें बताया गया है कि डिफ़िकल्टी जो है वो बच्चे को पर्सनल और स्कूल प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड है। बट अगर हम इसमें बात करें तो इसमें तो जो है वो क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है बच्चों को प्रिंट रीड करने में, ठीक है। डिफ़िकल्टी होती है मूविंग में, इसीलिए तो इनके लिए जो है वो हम क्या मोबिलिटी ट्रेनिंग, मोबिलिटी ओरिएंटेशन जो है वो करवाते हैं। इनके लिए नीड क्या होती है, ब्रेल की एंड असिस्टिव डिवाइसेस की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो इसको मैंने हिंदी में भी आप लोगों के लिए दिया है ताकि आप। और इमोशनली डिस्टर्ब बच्चे जो है वो क्या होते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है एग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन, इमोशनली इंस्टेबल होते हैं और स्कूल रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो हमें इन बच्चों में देखने को मिलती है। तो इसीलिए उसका आंसर जो है वो अभी हमने जो क्वेश्चन देखा उसका आंसर है इमोशनली डिस्टर्ब्ड बच्चे, ठीक है। अगर हम एचआई वाले बच्चों की बात करें तो आपको ये पूछा जाता है कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट में जो डेफ है, क्योंकि इसमें भी दो, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट को ब्लाइंडनेस एंड लो विजन में डिवाइड किया है, इसी तरीके से हेयरिंग इम्पेयरमेंट को डेफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग में डिवाइड किया गया है। और इसमें जो है वो डेफ है वो 70 डीबी। तो एक क्वेश्चन तो मैंने ये भी देखा था कि उसमें वैसे आपके जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसमें डीबी को इस तरीके से लिखा गया है, बट एक्चुअली में हम डीबी को जो है वो इस तरीके से लिखते हैं। और ये क्वेश्चन बना है कि डीबी को हम किस तरीके से लिखते हैं, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो लिखा हुआ था, बट उसका राइट आंसर जो है वो ये वाला था, इसीलिए मैंने यही दिया है। बट आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में इस तरीके से लिखा हुआ है। बट ये क्वेश्चन बन सकता है, जैसे पीआरटी वाले बच्चे हैं तो उनके लिए डीबी का क्वेश्चन बन सकता है किस तरीके से लिखते हैं। तो ये भी बन सकता है कि कितना जो है वो डीबी लो होता है डेफ में और हार्ड ऑफ हेयरिंग में। तो आप लोगों ने याद रखना है डेफ में 70 डीबी है और हार्ड ऑफ हेयरिंग में 60 to 70 डीबी। यहाँ से आप लोगों ने याद रख लेना है कि अगर हम बात करें हार्ड ऑफ हेयरिंग में तो वो क्या होता है, 60 to 70 डीबी जो है वो हेयरिंग लॉस होता है। अब इनमें डिफिकल्टी क्या होती है, स्पोकन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, डिले होता है इनका स्पीच एंड लैंग्वेजेस, एंड नीड होती है हियरिंग एड हो, सीआई हो या साइन लैंग्वेज की।
जी, अभी हमने देख लिया। नेक्स्ट आता है मेंटली चैलेंज। सो मेंटली चैलेंज में अगर हम बात करें तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसमें जो है वो क्या होती हैं, लिमिटेशन होती हैं। बच्चे जो है वो क्या है, रीजनिंग हो, लर्निंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो एंड अडेप्टिव बिहेवियर, इन सारी चीज़ों में जो है वो उनको लिमिटेशन देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें आरपीडब्ल्यूडी में, तो आरपीडब्ल्यूडी में जो है वो आईडी को जो है वो दो तरीके, जैसे हमने एचआई को वीआई में दो तरीके से जो है वो उन्होंने आगे डिवाइड किया हुआ है, इसी तरीके से आईडी के अंदर जो है वो ये दो डिसेबिलिटी रखी गई हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सो स्पेसिफिक लर्निंग क्या है, एक हेट्रोजीनियस ग्रुप कंडीशन है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें जो है वो क्या होती है, प्रोसेसिंग लैंग्वेज हो, स्पोकन एंड रिटन, इस तरीके की अगर कंडीशन बनती है जिसमें कॉम्प्रीहेंस करना हो, स्पीक, रीड, राइट, जैसे हम देखते हैं ना, डिसलेक्सिया जो है वो हमारा रीडिंग के साथ रिलेटेड है, डिसग्राफिया हमारा राइटिंग के साथ है, डिसकैलकुलिया मैथमेटिक के साथ है, डिस्प्रैक्सिया जो है वो मूवमेंट और मसल्स के साथ रिलेटेड, कोऑर्डिनेशन के साथ रिलेटेड है, और अफीजिया जो है वो स्पीच के साथ रिलेटेड है। तो ऐसे जो है वो क्वेश्चन जो है वो इसमें से आप लोगों के लिए बनते हैं। अगर हम इसी तरीके से एएससी जो कि आईडी के अंतर्गत ही रखी गई हैं, और ये जो है वो आपको बन सकता है कि कौन सा फर्स्ट 3 ईयर ऑफ लाइफ में जो है वो सिग्निफिकेंटली इफेक्ट डालता है, क्योंकि ऑटिज्म के हम ये नहीं बाय बर्थ देखते हैं इस तरीके के सिम्टम। बच्चा जब बड़ा हो जाता है 3 साल के अंतर्गत जो है वो इस तरीके के जब सिम्टम बच्चे में देखने को मिलते हैं, ये 3 साल की एज में जो है वो होता है। और ये न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन होती हैं, जब पर्सन जो है वो उसकी कम्युनिकेशन जो है वो क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। जैसे बच्चा 2 ढाई साल तक अच्छे तरीके से बोलता था, अचानक से बच्चे ने बोलना जो है वो क्या कर दिया, बंद कर दिया, जब कम कर दी। और उसकी रिलेशनशिप जो अंडरस्टैंड करना था दूसरों को, जैसे पहले मम्मा बोलता होगा, पापा बोल, एकदम से जो है वो चीजें क्या हो जाती है, बच्चा उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो वो जो है वो किसके सिम्टम होते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसीलिए हम बोलते हैं कि बच्चा सोशली इतना ज़्यादा जो है वो अ, नहीं होता है। दूसरा जो है वो आई कांटेक्ट नहीं करता है, चीज़ों को रेपिटेटिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये सारी किसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, ऑटिज्म के हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के। तो ये जो है वो हर एक बच्चे में यूनिक जो है वो हमें करैक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। किसी को हो सकता है कि लाइट बहुत मीन्स लाइट में उसको अच्छा लगता है, बट किसी को हो सकता है कि नहीं, वही लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा उसको हाइपर सेंसिटिव हो, कोई हाइपो सेंसिटिव होता है, कोई हाइपर सेंसिटिव होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में देखने को मिलती हैं। तो आप लोगों ने इसको भी जो है वो क्या करना है, याद रखना है। ये मैं सारी आप लोगों को इसीलिए इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ताकि आप लोग आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, और जो स्पेशल एजुकेशन में उसके क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं और इन्हीं में से बनते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ वी गिव द ऑडिटरी ट्रेनिंग टू चिल्ड्रन देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर विच टाइप ऑफ चिल्ड्रन। क्या वो हार्ड ऑफ हेयरिंग? तो आपको पता है कि जो ऑडिटरी ट्रेनिंग है, मीन सुनने की ट्रेनिंग हम किनको देंगे, ठीक है। इमोशनली डिस्टर्ब, वो तो इमोशनली डिस्टर्ब है, उनको सुनने की किसी ऑडिटरी की क्या जरूरत है। और जो डेफ है, डेफ बच्चों को भी हम देते हैं ऑडिटरी ट्रेनिंग, ठीक है। सीआई उनको कोक्लियम प्लांट के लगा के हियरिंग एड की मदद से जो है वो हम क्या करते हैं, उनको ये ऑडिटरी ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें जो है वो बहुत सारी स्टेजेस भी आ जाती हैं, जो भी हम नेक्स्ट देखेंगे कि ऑडिटरी ट्रेनिंग बच्चे की सुनने के जो जिनकी सुनने की क्षमता कम होती है उनको हम क्या करते हैं, ऑडिटरी ट्रेनिंग देते हैं, सुनने की समस्या वाले बच्चों को। तो इसमें दोनों ही जो है वो हमारा आंसर होगा, डेफ, हार्ड ऑफ हेयरिंग एंड द डेफ। सो आपको पता है हार्ड ऑफ हेयरिंग की अभी हमने देखा, ये मैंने इसलिए इसमें फिर से डाला है कि आपको वो डिजिट याद हो जाए, ठीक है। 60 to 70 हेयरिंग लॉस एंड स्पीच फ्रीक्वेंसी इन बोथ द ईयर्स, ठीक है। एंड ऑडिटरी ट्रेनिंग की जो है वो हमें ये इनके लिए जो है वो बहुत यूजफुल होगी। अगर हम डेफ की बात करें तो डेफ जो है वो क्या है, 70 dB हेयरिंग लॉस, स्पीच फ्रीक्वेंसी इन बोथ द ईयर, और स्पेशली बेनिफिशियल होती हैं चिल्ड्रन जिनके पास रेजिडुअल हेयरिंग होती है, और सीआई लगाकर और हेयरिंग एड का यूज करके। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन आपका एचआई के साथ ही रिलेटेड है। उसमें क्या है कि हेयरिंग लॉस की डिग्री पूछी गई है, वो भी सीवियर हेयरिंग लॉस की डिग्री। तो इसलिए यहाँ मैंने जो है वो आपको चार्ट ही दे दिया है, अपनी सारी
जो डिग्री है उसको याद कर लेना है। नॉर्मल हमें पता है, माइल्ड 21 से 40 हो गया, मॉडरेट ये थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट आपने अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो क्या करना है, आंसर जो है वो लगाना है दूसरों को देखते हुए। अगर आप सिवियर यहाँ से भी देखो तो आपको पता है जो बड़ा नंबर है वही सिवियर होगा, और जो 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री से प्लस होगा वो हमारा प्रोफाउंड में आ जाएगा। ये आप लोगों ने जो है वो आज का आंसर जो है वो क्या है, 60 टू 75 dB। तो यहाँ भी dB जो है वो इस तरीके से है। जो गलतियां करोगे उसका भी मैं आप लोगों को जो है वो क्लू दे रही हूँ, ताकि उस चीजों को भी आप अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ड्यू टू द न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो ब्रेन के साथ रिलेटेड नहीं है ऐसा पूछा गया है। तो अगर हम बात करें सेरेब्रल पॉलिसी की, पार्किंसन डिजीज की और मल्टीपल स्क्लेरोसिस की, ये तीनों ही जो है वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के साथ रिलेटेड है। बट जो हमने अभी देखा था कि थैलेसीमिया जो है वो इनहेरिटेड डिसेबिलिटी है, ये ब्लड डिसऑर्डर के साथ रिलेटेड है, तो ये इसका आंसर नहीं है, उन्होंने नहीं पूछा है। तो इसीलिए आंसर क्या है, थैलेसीमिया। अभी हम दूसरी जो डिसेबिलिटी है उनके बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पार्किंसन डिजीज भी हमने देख लिया था, थैलेसीमिया भी अभी हमने देखा था, बट फिर भी इसमें रिवाइज करेंगे तो आप ये ताकि आप लोगों को चीजें जो है वो याद हो जाए। ठीक है। सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, ये भी क्या है, इन्फ्लेमेटरी नर्व सिस्टम के साथ जो है वो रिलेटेड है, जिसमें माइलिन शीट्स होती हैं, ठीक है, जो एक्सॉन्स और नर्व सेल्स के, और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डैमेज हो जाती है इसमें, और ये क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं नर्व्स सेल को एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। एक जो कम्युनिकेशन होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का, उसको जो है वो ये अफेक्ट करती हैं, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज है, जो डिसेबिलिटी है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, जो हमने पार्किंसन डिजीज देखा कि ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, ठीक है, बेसल गैंग्लिया के साथ रिलेटेड है, और ये डेफिशिएंट होती हैं ब्रेन में, और इसमें न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो डोपामाइन जो है वो देखने को मिलता है, और स्लो होती हैं, मसल्स जो है वो रिजिड हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट थैलेसीमिया हमने देखा इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, और रिड्यूस एंड एब्सेंस होता है हीमोग्लोबिन, और ब्लड को ट्रांसमिट करने की फ्रीक्वेंटली जो है वो ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट सेरेब्रल पॉलिसी, और ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि सेरेब्रल पॉलिसी जो है वो क्या प्रोग्रेसिव है या नॉन प्रोग्रेसिव, या कौन सी डिसेबिलिटी जो है वो नॉन प्रोग्रेसिव ड्यूरिंग एंड शॉर्टली आफ्टर द बर्थ, कभी भी जो है वो ये हमें देखने को मिलती है। तो ये हो गया हमारे पास सेरेब्रल पॉलिसी। तो अभी हमने जो है वो देख लिया न्यूरोलॉजिकल। आप देखो कि यहाँ भी आपको न्यूरोलॉजिकल कंडीशन दिख रही है, बट इसमें नॉन प्रोग्रेसिव याद रखना है। अभी हमने जो पार्किंसन डिजीज देखी थी वो क्या थी, प्रोग्रेसिव थी, ठीक है, बट जो सेरेब्रल पॉलिसी है वो नॉन प्रोग्रेसिव है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। थैलेसीमिया इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, पार्किंसन प्रोग्रेसिव डिजीज है। मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, और जो हमारी मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो भी हमारे जो है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। तो और आपको पता है कि जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है उसका मतलब ही होता है कि ब्रेन के साथ रिलेटेड जो है वो कौन सी डिसेबिलिटीज नहीं है, इसमें जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। और जो बाकी तीन है ये हो गया, ये सारी ब्रेन के साथ रिलेटेड है, बट थैलेसीमिया ब्लड के साथ रिलेटेड है, ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन क्या है, अब नॉर्मल कॉम्प्रीहेंशन और प्रोडक्शन ऑफ सिंबल्स ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर वर्ड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। सो ऐसे बच्चे जिन्हें प्रतीकों, व्यवहारिक संरचना और शब्दों को लिखने और समझने में समस्या होती है वो डैश होते हैं। तो अगर हम विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करें तो उनमें जो है वो क्या होता है, जैसे हमने देखा कि जैसे किसी का पार्शियल या किसी का कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, उसमें डिफिकल्टी होती है ऑब्जेक्ट को देखने में, ठीक है, ब्लैक बोर्ड को देखने में। वहाँ जहाँ तो लिखा है कि लैंग्वेज के साथ रिलेटेड सिंबल्स, उन सारी चीज़ों को हमें समझ में आ रहा है ना, सिंबल हम देखते हैं, ग्रामर्स रखते हैं, तो ये तो हम देख रहे हैं कि लैंग्वेज डिसऑर्डर हमें दिख रहा है, तो यस इसका आंसर जो है वो लैंग्वेज डिसऑर्डर है। बट बाकी विजुअल इम्पेयरमेंट में क्या डिफिकल्टी हमें देखने को मिलती है या क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो भी अभी हम देखेंगे।
और इसमें ब्रेल, लार्ज प्रिंट हम यूज़ करते हैं, मैग्नीफायर, स्क्रीन रीडर जो है वो यूज़ करते हैं। इंटेलिजेंस एंड लैंग्वेज एबिलिटी जो है वो नॉर्मली होती हैं अगर हम विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करें, क्योंकि मैंने तो देखा विजुअल इम्पेयरमेंट वाले यूजीसी नेट भी दे रहे हैं पेपर, उनमें इंटेलिजेंसी की, लैंग्वेज एबिलिटी की इस तरीके की कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, क्योंकि वर्बली वो अच्छे होते हैं, चीज़ों को सुन भी अच्छे से रहे होते हैं और चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं, और अंडरस्टैंड करते हैं ग्रामर, वोकेबलरी, वो सारी चीज़ों को। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारा लैंग्वेज डिसऑर्डर है, तो लैंग्वेज डिसऑर्डर में जो है वो क्या होता है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, पर्सन को डिफिकल्टी होती है एक तो रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव, मीन्स कोई तो रिसीव नहीं कर पाता। जैसे टीचर ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, मान लो कि अपने बुक का पेज नंबर इतना खोलो, तो बच्चा उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया कि टीचर ने क्या बोला है या कौन सा पेज नंबर खोल ओपन करना है। और दूसरा होता है एक्सप्रेसिव, बच्चा अपनी जो उसकी नीड है उसको भी जो है वो कह नहीं पाता है, कि जहाँ कोई भी चीज़ टीचर ने बच्चे ने टीचर से पूछनी है तो वो नहीं पूछ पाता है। तो एक्सप्रेसिव, स्पोकन, रिटन, सिंबॉलिक लैंग्वेज को जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। इसमें जिन बच्चों को डिफिकल्टी हो सकती है स्पोकन लैंग्वेज में, करेक्ट वर्ड, वोकेबलरी में, ग्रामर में, सेंटेंस फॉर्मेशन में, सिंबल्स में, रीडिंग एंड राइटिंग एंड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में, ये सारी जो है वो हमारे पास आंसर जो है वो क्या है, लैंग्वेज डिसऑर्डर, ये हिंदी में है। नेक्स्ट अगर फिजिकल चैलेंज की बात करें तो डिफिकल्टी क्या होती है, मूवमेंट के साथ रिलेटेड है, जैसे सीपी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सारे स्पाइनल कोर इंजरी एंड पोलियो आप लोग देखते हो। और इसमें डिफिकल्टी वॉकिंग में हो गया, राइटिंग में हो गया, व्हील चेयर, ये सारी चीज़ें जो है वो यूज़ की जाती हैं उनके असिस्टिव जो है वो डिवाइसेस के तौर पे। अगर हम अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यूडी बात करें, जो फिजिकल डिसेबिलिटी है, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है। सो आरपीडब्ल्यूडी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये जो है वो सारी डिसेबिलिटी उन्होंने जो है वो रखी है, ठीक है। 5 डिसेबिलिटी जो है वो आपको इसमें देखने को मिलती हैं, 6 हैं, ठीक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। सो फिजिकल डिसेबिलिटी के अंतर्गत उन्होंने लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जो है वो क्या होता है आपको पूछा जा सकता है, जिसमें जो है वो क्या हम देखने को मिलता है कि मूवमेंट के साथ रिलेटेड होती है, मूवमेंट ऑफ सेल्फ, अपनी मूवमेंट को लेकर, ऑब्जेक्ट को जो है वो कहीं इधर से उधर करना, वो सारी चीज़ें। और लिप्रोसिक रोड, इसके अंतर्गत जो है वो उन्होंने 5 डिसेबिलिटी। लिप्रोसिक रोड क्या होता है कि किसी तरीके से वो क्योर्ड है, बट उसमें क्या हो जाता है कि लॉस ऑफ सेंसेशन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉस ऑफ लिप्रोसिक रोड की क्या करेक्टरिस्टिक्स है। इसमें सबसे पहला होता है कि उनकी जो सेंसेशन है वो खत्म हो जाती है, ठीक है, हैंड की, ठीक है, फीट की, कि जैसे हाथ में कीड़ी चल रही है, जब मच्छर ने काटा है तो हमें पता चल जाता है क्योंकि हमारी सेंसेशन जो है वो काम कर रही है। बट जो लिप्रोसिक रोड वाले पर्सन्स होते हैं वो ठीक हो गए हैं उस बीमारी से, बट उनकी जो सेंसेशन है वो खत्म हो गई है, ठीक है। सेंसेशन याद रखना है और मैनिफेस्ट डिफॉर्मिटी याद रखना है, ठीक है। और इसमें जो है वो इनको सफिशिएंट मोबिलिटी कर लेते हैं अपने हैंड की, फीट जो है वो फिजिकल डिफॉर्मिटी जो है वो होती जाती है, एज वेल एज एडवांस एज में, जैसे जैसे एज में बढ़ते हैं, विच प्रिवेंट हिम फ्रॉम द अंडरटेकिंग एनी गेनफुल ऑक्यूपेशन एंड एक्सप्रेशन, लिप्रोसिक्रोल शेल कंस्ट्रक्ट द अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट हमारे पास है सेरेब्रल पॉलिसी। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सेरेब्रल पॉलिसी क्या है, नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। नेक्स्ट इसमें ड्वार्फिज्म, फिजिकल डिसेबिलिटी है। आपको पूछा जाता है फिजिकल डिसेबिलिटी में कौन सी आती हैं। अभी हमने लोकोमोटर देखा, लिप्रोसिक रोड देखा, सेरेब्रल पॉलिसी देखा, अभी हमने देखा कि ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, बट इसको फिजिकल डिसेबिलिटी के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और ड्वार्फिज्म में हाइट पूछ सकते हैं, ठीक है, पीआरटी वालों से, टीजीटी वालों से भी पूछ सकते हैं कि 4 फीट 10 इंच की हाइट होती है, और अगर सेंटीमीटर में बोले तो 147, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करें तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पूछा जाता है कि फिजिकल डिसेबिलिटी है, हेरिडिटरी है, जेनेटिक, कौन सी जेनेटिक मसल्स डिजीज जो है वो होती है, इसमें मसल्स जो है वो वीक होने लगते हैं, ठीक है। और मल्टीपल डिस्ट्रॉफी जो है वो क्या है, हैव इनकरेक्ट एंड मिसिंग द इंफॉर्मेशन इन देयर जीन्स विच प्रिवेंट्स फ्रॉम मेकिंग द proteins they need in the healthy muscle. So its characteristics by the progressive skeletal muscles weakness and defects the muscles proteins and
डेथ ऑफ द मसल सेल्स एंड टिश्यूज। सो इसमें जो है वो क्या हो जाते हैं, मसल्स जो सेल है उनकी डेथ हो जाती है जब वीक हो जाते हैं, डेफिशिएंसी उनमें कमी जो है वो मसल्स में प्रोटीन्स की जो है वो कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एसिड अटैक विक्टिम। सो एसिड अटैक विक्टिम में जो होता है कि पर्सन डिसफिगर्ड ड्यू टू द वायलेंट एस्यूलेट बाय थ्रोइंग ऑफ एसिड और सिमिलर कोअर्सिव सब्सटेंस। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि एसिड अटैक में क्या लिखा गया है, ये सारी चीजें आरपीडब्ल्यूडी में दी गई हैं, ठीक है, याद रखना है इन सारी चीजों को। नेक्स्ट हमारे पास ये हिंदी में भी मैंने दिया है, सारी फिजिकल डिसेबिलिटी आप लोगों को बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मेंटली चैलेंज आपके वहाँ दिया गया था, तो उसमें हमें पता है कि मेंटली चैलेंज में हमने जो देखा है कि जो कौन सी डिसेबिलिटी होगी उसको मैंने फिर से इसमें रख दिया है कि जैसे एसएलडी हमें इसमें देखने को मिलती है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी हो, और एएसटी जो है वो हमें इसमें देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है, आईक्यू को हम देखते हैं, अडेप्टिव बिहेवियर, एवरीडे लाइफ स्किल, एडीएल जो हम देखते हैं, एक्टिविटी डेली लिविंग, और इसमें जो है वो हमें देखने को मिलती है स्लो लर्निंग होती है, पुअर रीजनिंग होती है, डिफिकल्टी होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और डिले होते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन। तो ये हमने जो है वो चेक कर लिया था इससे पहले भी, तो आप लोगों ने चीज़ों को याद रख लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो 8th क्वेश्चन है वो भी क्या है कि व्हेन द ईयर इज डैमेज विच टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस अक्कर। सो जब इनर ईयर डैमेज होता है तो उसमें ये हमें 3 तरीके से 5 तरीके होते हैं, बट 4 हमें जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग भी होता है, बट यहाँ जो है वो हमने चार दिए गए हैं, उन चारों को हम डिस्कस करेंगे। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल, मिक्स्ड हेयरिंग लॉस एंड सूडो हेयरिंग लॉस। बट इसका आंसर जो है वो आप लोगों को बता देती हूँ, इनर ईयर जब डैमेज होता है तो वो जो है वो सेंसरी न्यूरल में होता है, बट कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में क्या होता है, अगर हम टाइप पहले हमने डिग्री के हिसाब से भी देख लिया, उसमें डीबी भी पूछी गई है, अब टाइप्स के हिसाब से भी आपको जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है हेयरिंग इम्पेयरमेंट। तो आप लोगों को सारी डिसेबिलिटी के बारे में जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए। सो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जो है वो क्या होता है, आउटर टू मिडल ईयर में देखने को मिलता है। ये क्या है, टेम्परेरी भी हो सकता है, ठीक है, और वेयर साउंड waves are not able to carry all the way through in the inner ear। so इसमें जो है वो इनर ईयर, हमारा जो आउटर ईयर है उसमें प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, ठीक है। हो सकता है कि जो ईयर कैनाल है, ठीक है, उसमें किसी तरीके के ब्लॉकेज हो गई हो, जहाँ ईयर वैक्स जम गई हो उसके कारण, जहाँ किसी तरीके का ऑब्जेक्ट, जैसे कोई ऑब्जेक्ट बच्चा रबड़ हो गया, मटर का दाना हो गया, इस तरीके का जब कोई हो जाती है ये ईयर कैनाल के अंदर के, तो वो हमारा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है, और इसको हम ठीक भी कर सकते हैं, ट्रीट जो है वो कर सकते हैं। और ये क्या है, जैसे किसी तरीके का मिडिल ईयर में जो स्पेस होती है में भी इम्पैक्ट हो सकती है, फ्लूड इन्फेक्शन हो सकती है, बोन की अबनॉर्मेलिटी हो सकती है, ईयर ड्रम में भी इंजर हो सकता है। कि हमें पता है कि ये ईयर है तो इसमें जब ये नर्व सेल है तो जहाँ इसी के साथ में ही जो है वो ये कैनाल है, इस कैनाल के साथ हमारा ईयर ड्रम अटैच होता है। अगर किसी तरीके की इन्फेक्शन होती है, वैक्स जमने के कारण हो, या ब्लॉकेज होने के कारण में, या किसी की ऑब्जेक्ट में अगर वहां लोकेट कर जाता है, तो उनके कारण ये सारी चीजें अफेक्ट हमें देखने को मिल सकती है। इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, ये इतना ये नहीं है कि परमानेंट है, बट सम पीपल कंडक्टिव लॉस में भी रिवर्स थ्रू द मेडिकल एंड सर्जिकल, ये मैंने आपको बता दिया कि इसको हम इंटरवेंशन कर सकते हैं। और ये मोस्ट कॉमनली बच्चों में हमें जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है, बच्चों में हमें इन्फेक्शन वगैरह, कभी बार ऑब्जेक्ट वगैरह जो है वो क्या कर लेते हैं अपने कान में, ऐसे खेलते खेलते वो चला जा सकता है। तो ये सारी चीजें हमें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के साथ रिलेटेड याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा सेंसरी न्यूरल, जो कि उसका आंसर था कि इनर ईयर में कौन सा हेयरिंग लॉस होता है। तो इनर ईयर में जो हेयरिंग लॉस होता है वो क्या है, हमारा सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। इसमें क्या होती है कि जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। लॉस जनरली अकर्स व्हेन सम हेयर सेल, जो कोक्लियम प्लांट के अंदर जो है वो हेयर सेल होते हैं, आउटर हेयर सेल, इनर हेयर सेल, तो वो जो है वो डैमेज हो जाते हैं। और ये मोस्टली कॉमनली जो है वो हेयरिंग लॉस का कारण होता है। इसका रिजल्ट हो सकता है एजिंग, मीन्स बहुत ज़्यादा साउंड
उसका एज हो सकती है, एक तो एज के बढ़ने के साथ भी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है, चाहे बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस के एक्सपोजर के कारण, कि हेडफोन लगाए रखना, जब बहुत ज़्यादा शोर वाली, जैसे हम बात करें ट्रेन की जगह हो, रेलवे स्टेशन हो, जहाँ एरोप्लेन हो, जहाँ बहुत सारी आवाज़ें आती है, वहाँ अगर कोई एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा साउंड का हो रहा है, उसके कारण हो सकता है। इंजरी हो सकती है, किसी तरह की डिज़ीज़ हो सकती हैं, सर्टेन ड्रग्स वगैरह या इनहेरिटेड कंडीशन भी जो है वो हो सकती हैं। और ये दिस टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस टिपिकली इज नॉट मेडिकली सर्जिकल ट्रीटमेंट। सो इस तरीके का मीन्स ये परमानेंट हेयरिंग लॉस हम कह सकते हैं, इसका किसी तरीके का मेडिकली या सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन है हमारे केवीएस में भी बना था कि किसका, हम इन दोनों का डिफरेंस बताओ, कंडक्टिव हियरिंग लॉस एंड सेंसरी हियरिंग लॉस में, उसमें जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना था, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है मिक्स्ड हियरिंग लॉस। तो मिक्स्ड हियरिंग लॉस क्या होता है, जब जो हमारे आउटर ईयर से लेकर इनर ईयर तक जो है वो हमें देखने, जिसमें कंडक्टिंग और सेंसरी न्यूरल दोनों ही एक साथ जब अफेक्ट करते हैं, बोथ सेंसरी न्यूरल एंड कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन जब हो जाते हैं, उसके आउटर ईयर में भी प्रॉब्लम है और इनर ईयर में भी प्रॉब्लम है, तो वो क्या होता है हमारे पास मिक्स्ड हियरिंग लॉस। नेक्स्ट हमारे पास है सूडो हियरिंग लॉस। सूडो हियरिंग लॉस में इसको जो है वो क्या है, सूडो हाइपोकिसिस भी बोलते हैं। ये फंक्शन हियरिंग लॉस होता है। इसमें क्या है, जैसे पर्सन को इपेयर है, वो फील करता है कि उसको हियरिंग लॉस है, बट डायग्नोस करने पे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो किसी तरीके, जब फिजिकली और मेडिकली जब उनको चेक किया जाता है, देयर इज अ नो एनी हियरिंग लॉस, मीन हियरिंग लॉस वहां नहीं पता चला है, बट उसने अज्यूम कर रखा है, जैसे साइकोलॉजिकली स्ट्रेस के कारण, ठीक है, उसकी कॉन्शियस एग्जेजरेशन के कारण जो है वो पर्सन है फील करता है कि नहीं उसको हियरिंग लॉस है, बट किसी तरीके का उसको हियरिंग लॉस डिटेक्ट नहीं किया गया जब मेडिकली और उसकी फिजिकली टेस्ट किया गया, तो ये जो है वो क्या होता है, सूडो हियरिंग लॉस होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अ ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव। तो देखो यहाँ पूछा गया है, ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन अफेक्ट द बॉडी मूवमेंट, मसल्स कंडीशन, मसल कोऑर्डिनेशन कॉज्ड बाय डैमेज टू वन और मोर स्पेसिफिक एरिया ब्रेन नोन एज। तो यहाँ आप लोगों ने आंसर में, आप लोगों को मैंने फिर से दे दिए हैं तीनों ही। देखो यहाँ प्योरली आपकी, जब आप आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को देखोगे तो यहाँ सेम लिखा गया है, ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन अफेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट मसल कोऑर्डिनेशन कॉज्ड बाय डैमेज वन और मोर स्पेसिफिक एरिया ऑफ ब्रेन यूजुअली अकर बिफोर। डायरेक्ट जो है वो आपकी स्टेटमेंट जो है वो उठाई गई है, तो आप लोगों को कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये सारी डिसेबिलिटी को याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हमने देखी पूरी, डायरेक्ट उन्होंने जो है वो वहां से ही उठाया हुआ है, तो इसका आंसर क्या है, सेरेब्रल पॉलिसी है। अब ऑटिज्म क्या है, अभी हमने देखा था कि ये भी एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन होती है, टिपिकली अपीयर करती है फर्स्ट 3 ईयर में, ठीक है, सिग्निफिकेंट अफेक्ट डालती हैं पर्सन की एबिलिटी में, कम्युनिकेट में, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप में एंड रिलेट टू अदर्स, एंड फ्रीक्वेंटली एसोसिएट करती है यूजली और अ स्टीरियोटिपिकल रिचुअल से बिहेवियर। बच्चे का जो है वो बिहेवियर जो हम देखते हैं, रेपिटेटिव बिहेवियर जो हमें देखने को मिलता है। अब थैलेसीमिया हमने देख लिया, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, इसमें क्या है, रिड्यूस एंड एब्सेंस होती है हीमोग्लोबिन की मात्रा। सिकल सेल डिजीज, इसमें जो है वो क्या होता है, हीमो हीमोलिटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जो क्रॉनिक एनीमिया पेनफुल जो है वो इवेंट हमें देखने को मिलता है, जिसमें हमने देखा रेड ब्लड सेल की जो शेप है वो इस तरीके से हो जाती है, इसीलिए इसका नाम भी जो है वो क्या है, सिकल सेल डिजीज है। और ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमें एसोसिएट टिश्यूज एंड ऑर्गन जो है वो डैमेज कर देती है, ठीक है। रेड ब्लड सेल जो रिजल्ट होता है इसमें हमें देखने को जो है वो मिलती है, तो मीन रिजिडिटी जो है वो हमें देखने, और सीवियर पेन जो है वो अटैक हमें सिकल सेल डिजीज में देखने को मिलती है। और सेरेब्रल पॉलिसी जो क्वेश्चन बना था डायरेक्ट जो है वो इन्होंने इसी में से लिया गया था, तो आपके लिए कितना जरूरी है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो डिसेबिलिटी शेड्यूल में दी गई है वो। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन क्या है,
हमारे पास abnormality of body structure and appearance from any cause at organ level is known as। सो जो हमारे किसी भी शरीर अंग की विकृति हमें देखने को मिलती है उसकी संरचना के साथ रिलेटेड, तो वो किसके साथ रिलेटेड है? क्या इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप्ड, स्पेशल नीड, तो डिसेबिलिटी? ये तो आप लोग डायरेक्टली काट दोगे कि इस तरीके की नहीं कोई पूछेगी। सो इम्पेयरमेंट क्या होता है कि यस, जो ऑर्गन के साथ रिलेटेड है, इसका आंसर क्या है? जब आपको बॉडी ऑर्गन के साथ रिलेटेड दिख गया, इम्पेयरमेंट प्रॉब्लम इन द बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर सच एज सिग्निफिकेंट डेविएशन और लॉस। जब भी आप बॉडी के साथ देखो तो मीन्स किसी भी चीज की जब ऑर्गन की आप देखोगे कि उसमें क्या है, डेविएशन है, जब लॉस है, तो वो हमारा इम्पेयरमेंट होता है। अब हैंडीकैप क्या होता है? हैंडीकैप्ड होता है जैसे डिसएडवांटेज एक्सपीरियंस बाय द पर्सन बिकॉज इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी दैट लिमिट पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। जब आपके क्वेश्चन में सोसाइटी के साथ रिलेटेड आ गया कि सोसाइटी के कारण है या जो है वो किसी तरीके के रोजगार में, शिक्षा में भाग नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, तो उसमें क्या हो सकता है? हमारा आंसर हैंडीकैप। जब भी आप स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी या ऑर्गन को देखोगे तो वहां आपने क्या लगाना है? इम्पेयरमेंट। जब आप सोसाइटी के साथ किसी के रिलेटेड पूछा गया है तो आप हैंडीकैप को लगाओगे। आप स्पेशल नीड को तो आपको पता है डिसीजन सपोर्ट देते हैं हम, ये इसके साथ रिलेटेड नहीं है बट फिर भी एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट ये थर्ड इंपॉर्टेंट है डिसेबिलिटी। सो डिसेबिलिटी क्या करती है? रिस्ट्रिक्ट करती है। जहाँ इनएबिलिटी हम देखने को मिलती है परफॉर्मेंस की, एक्टिविटी की। जब आपको दिख गया कि किसी को परफॉर्म करने में कोई भी एक्टिविटी में वो जो है वो इनएबिलिटी है, तो उसमें जो है वो क्या हमें देखने को मिलती है? डिसेबिलिटी। ठीक है, और डिसेबिलिटी को आप सभी को पता है कि हम दिव्यांगजन का मतलब है कि किसी शारीरिक या मानसिक कमी के कारण सामान्य तरीके से कोई काम करने में रुकावट या असमर्थता देखने को मिलती है, तो वो हमारी डिसेबिलिटी कहलाती है। तो ये सारी टर्म्स जो है वो मैंने आपको बता दी। आगे भी क्वेश्चन है जिसको हम जो है वो क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये सारी आज हमने जो है वो 10 क्वेश्चंस किए हैं, बट 10 क्वेश्चन के साथ जो है वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हमने सीखा है। तो होप आप सभी को जो है वो ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा, साथ में नोट्स बना लीजिएगा जो कि आपको हेल्प करेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो भी मैंने अभी आपको बताया है। और आप लोगों की जो भी फीडबैक होगी उसको बताना कि जैसे आप लोगों को पसंद आई है, नहीं आई है, क्या चीज़ें और इसमें ऐड करने की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच।